हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट क्लास में हमने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ लिया था, हमने सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ लिए थे। देखो एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ये बात हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्चुअली में था क्या, देखो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ प्रीवियस क्लास का भी। देखो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हमें पता लगा एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, बट एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, इसको भी इसके अंदर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, हमें बेसिकली तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और किस तरीके से इनकी अरेंजमेंट है, किस तरीके से ये प्रेजेंट है एटम के अंदर, कौन कहाँ पर प्रेजेंट है, उस चीज को हमें देखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने एक मॉडल ऑफ एटम भी दिया था जो था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का दूसरा नाम है वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ये आपको पता ही है। ठीक है, गोल्डस्टीन ने किसकी डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन की, गोल्डस्टीन ने। और जेम्स चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की। ठीक है जी, आपको चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। आपको मास पता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। आपको सिंबल्स पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के। आपको इनकी क्या पता है, सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद हम डिस्कस कर चुके थे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसमें जे थॉमसन ने कहा था कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कुछ वाटरमेलन की तरह है। जैसे वाटरमेलन में एक रेड पोर्शन होता है जिसको हम बोल देते हैं एटम में अगर कंपेयर करें तो एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, जिसमें पूरे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या है, एम्बेडेड है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या है, एम्बेडेड है, इस तरीके से धसे हुए हैं जैसे वाटरमेलन में उसके सीड्स धसे हुए होते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का तो नहीं पता, बट ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये तो है इलेक्ट्रॉन्स, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको बाद में क्या कहा गया, प्रोटॉन्स। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के एग्जैक्टली इक्वल है। तो एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन कहाँ से आया वो आगे पता लगता है, क्योंकि जब एटम का मास निकाला गया तो हमें मास इलेक्ट्रॉन का पता है, हमें मास प्रोटॉन का पता है, हमें मास न्यूट्रॉन का पता है। अगर जिसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, सबका मास अगर कैलकुलेट करके ऐड करें तो जो मास आ रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता है, तो न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता। जो मास आ रहा था वो एटॉमिक मास से कम था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल भी प्रेजेंट है जो जो क्या कर रहा है, इसके मास पर फोकस कर रहा है, मतलब इसके मास में वैल्यू ऐड कर रहा है, बट उस पर चार्ज नहीं है, क्योंकि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, जे थॉमसन मॉडल फेल हो गया था क्योंकि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को क्या नहीं कर पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अभी अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने दिया, एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या कहा, मैं एक बार क्विकली रिकॉल करता हूं, हमने लास्ट क्लास में रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को भी डिस्कस कर लिया था थोड़ा सा। तो एर्नेस्ट रदरफोर्ड और उसके कोवर्कर्स लगे हुए थे, परफॉर्म्ड न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स। 2 साल लगे थे उन्हें इस एक्सपेरिमेंट को बताने में, इन विच अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लिया। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, आपके हीलियम न्यूक्लिया, और अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे पोलोनियम, ठीक है, यूरेनियम, वर अलाउड टू स्ट्राइक थिन शीट्स ऑफ मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो उन्होंने गोल्ड की शीट ली थी, थिनेस्ट शीट थी, जो उसमें लगभग 1000 एटम प्रेजेंट थे। ठीक है, और गोल्ड बहुत ज्यादा मेलिएबल है, इससे इसलिए थिन शीट बनाना पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने क्या लिया था, गोल्ड। इसलिए उन्होंने क्या लिया था, गोल्ड। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर। तो गोल्ड और रदरफोर्ड ने क्या किया है, मैं एक बार अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। तो हीलियम के न्यूक्लियर मतलब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, उस पर चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव। मतलब अब हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 4, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। मतलब इसके पास 4 यूनिट मास है, 4 यूनिट मास है और 2 यूनिट चार्ज है। ठीक है, हीलियम के पास 4 यूनिट मास है और 2 यूनिट चार्ज है, जो कि 2 प्रोटॉन्स का है। अब हो क्या रहा है, उन्होंने क्या किया, इस अल्फा पार्टिकल्स के सोर्स को एक लेड के बॉक्स में रख दिया, लाइक पोलोनियम को एक लेड के बॉक्स में रखा, और लेटिंग द अल्फा पार्टिकल्स कम आउट ऑफ ए पिन होल इन द लेड बॉक्स। ठीक है, एक पिन होल से वो बाहर आ रहे थे। अब दिस बीम ऑफ अल्फा रेस वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट ए थिन गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर। इतनी कम थिकनेस थी उसकी। इतनी कम थिकनेस होने के बावजूद भी उसके अंदर 1000 एटम्स के अप्रोक्स प्रेजेंट थे, और एक सर्कुलर स्क्रीन रखी गई इस बात को देखने के लिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स आ रहा है तो क्या उस स्क्रीन से टकराता है तो वहां पे शाइन आ जाए। ठीक है, जिसको कोटेड कर दिया गया, जेडनेस एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है जिससे कोटेड कर दिया गया, वाज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉइल। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। तो हुआ क्या, देखो 3 बातें आई। 3 बातें क्या आई कि रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का था, एक यहाँ पे सर्कुलर स्क्रीन लगा दी,
और नीचे तक लेके आ सकते हैं, चलो पार्टिकल्स। ठीक है, एक सर्कुलर हमने स्क्रीन लगाई, मैं डायग्राम दिखाऊंगा, डायग्राम पे मत जाइए। ठीक है, डायग्राम मैं आपको प्रॉपर्ली शो करूंगा। सर्कुलर स्क्रीन लगा दी, यहाँ पर एक थिन गोल्ड फॉइल रख दी, और यहाँ पर एक बॉक्स बनाया। ठीक है, यहाँ पर ये सोर्स रख दिया किसका, अल्फा पार्टिकल्स का, जैसे यूरेनियम या पोलोनियम। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, यहाँ पे एक स्लिट लगा दी ताकि जो पार्टिकल्स एक्स्ट्रा है वो रुक जाएं और यहाँ से एक बीम की तरह आगे जाएं। अब पार्टिकल्स यहाँ से जा रहे थे, वो क्या रहा था, वो इस शीट पे जा रहे थे, टकरा रहे थे और सीधे जा रहे थे। मोस्टली पार्टिकल्स क्या जा रहे थे, सीधे जा रहे थे, सीधे जा रहे थे, ज्यादातर का सेंटर यहाँ पे था। कुछ पार्टिकल्स के साथ क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स के साथ ये हुआ कि वो जा रहे थे बट थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया, जा रहे थे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया, जा रहे थे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया, जा रहे थे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया, कुछ पार्टिकल के साथ, वेरी फ्यू। ठीक है, वेरी फ्यू। तो 99% तो यहाँ पे आ रहे थे, बाकी कुछ इधर उधर भी जा रहे थे। कुछ पार्टिकल्स क्या थे, लगभग 1 in 20,000, 20,000 में से एक, वो वापस आ रहा था, एग्जैक्टली बाउंस बैक हो रहा था और 180 डिग्री के पाथ को फॉलो कर रहा था, एग्जैक्टली बाउंस बैक होकर 180 डिग्री के पाथ को फॉलो कर रहा था अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई चीज बैठी हुई है जो बहुत ज्यादा हैवी है। तो जब उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या देखी कि पार्टिकल्स जा रहे हैं अनडिफ्लेक्टेड, सीधे जा रहे हैं, बिना किसी चीज से टकराए हुए सीधे जा रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने कहा कि अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, देखो अगर कोई भी चार्ज वहां पे प्रेजेंट होता तो या तो वो अट्रैक्ट होते या रिपेल होते, तो इसका मतलब चार्ज भी प्रेजेंट नहीं है। तो एटम एक स्फेयर की शेप में है और जो खाली है, जो मोस्ट ऑफ द एटम है वो क्या है, एम्प्टी, क्योंकि पार्टिकल्स क्या जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। बट कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, डिफ्लेक्ट होने का मतलब है वो रिपेल कर रहे थे, रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बैठी हुई है। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द एटम क्या बैठा हुआ है, कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अब वो हाईली डेंस है या नहीं, ये कैसे पता लगा, कुछ पार्टिकल्स गए और टकरा के वापस आ गए, कुछ पार्टिकल्स गए टकरा के वापस आ गए। अल्फा पार्टिकल्स खुद से बहुत ज्यादा हैवी हैं और उनसे भी हैवी कोई चीज यहाँ पे बैठी हुई है, तभी तो वो टकरा के आ रहे हैं। अगर इनसे हैवी ये चीज नहीं होती तो वो टकरा के उसको डिस्प्लेस कर देते, पर उसको डिस्प्लेस करने की जगह वो खुद से अपना पाथ को रिट्रेस करने लगे, 180 डिग्री पे फॉलो मतलब बाउंस बैक हो गए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्लियरली ये विजिबल है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो हैवी थे और पॉजिटिवली चार्ज है, बट वहां पर कोई सेंटर में कोई जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बैठी हुई है, जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है वो क्या है, हैवी और हाईली डेंस है, हैवी और हाईली डेंस है। ठीक है, बाद में उसे नाम दिया गया न्यूक्लियस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उस न्यूक्लियस पे जो एंटायर मास है इस एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, एंटायर मास किसका कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एटम का। अब समझने वाली बात क्या है, एक मैं आपको इन पॉइंट्स को समझाता हूं। अब देखो, पहला पॉइंट ये कहा कि 99%, अगर वहां से 99% अनडिफ्लेक्टेड आ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द एटम क्या हो गया, एम्प्टी। पहला पॉइंट पता लग गया। दूसरे पॉइंट से पता लगा कि वेरी फ्यू वाले जो अनडिफ्लेक्टेड थे, इसका मतलब सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, सेंटर में कोई क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी सेंटर में। ठीक है, और जब जो वेरी फ्यू, और जब क्या हो रहा था, 1 out of 20,000 वापस आ रहे थे, तो इसका मतलब यहां से ये क्लियर हो गया कि वो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये हाईली डेंस है और हैवी है, हाईली डेंस और हैवी। चलिए इन बातों को पढ़ते हैं, ये आपके कंक्लूजन, इन्फ्रेंस और ऑब्जर्वेशंस हो गई। ठीक है, तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या कहा, मैं रिपीट करता हूँ। अबाउट 99 ऑफ द अल्फा पार्टिकल, 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड कॉज्ड इल्यूमिनेशन ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। वहां पर ZNS स्क्रीन पर क्या कर रहे थे, इल्यूमिनेशन दे रहे थे, शाइनिंग दे रहे थे, चमक दे रहे थे। आप इस गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे फेंसिंग होती है ना खेतों में। तो मैंने मान लीजिए, मैं एक सामने वाला सीन दिखाता हूँ आपको, इस टाइप की फेंसिंग कर रखी है, ये वायर्स हैं। ठीक है, वायर मान लीजिए यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है, इनके बीच का जो गैप है वो 2 सेंटीमीटर का। मैंने आपको बॉल दे दी 1 सेंटीमीटर की, जिसकी जो आप जब उसका डायमीटर मेजर करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब वो इसमें से इजीली क्रॉस हो जाएगी। मैंने बॉल दे दी और आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, मतलब आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी, और आपसे बोला इसको फेंक के मारो, आपने फेंक के मारा। बहुत सारी ऐसी बॉल्स दे दी, आप बॉल्स को फेंकते रहे फेंकते रहे फेंकते रहे, मान लीजिए 100 बॉल्स दी, आपने फेंकी, बॉल क्रॉस कर गई,
फिर फेंकी, क्रॉस कर गई, फिर फेंकी, क्रॉस कर गई, फिर फेंकी, कुछ बॉल्स यहाँ टकरा गई, इस पे टकरा गई, इधर उधर चली गई, कुछ क्या हुई, एग्जैक्टली टकरा के वापस आ गई। अब समझिए ध्यान से, यही तो था एक्सपेरिमेंट किसका, रदरफोर्ड का। भाई अगर आप इस तरीके से बॉल्स को देखें, तो जब आप उसको काउंट करोगे, मान लीजिए आपने देखा कि 100 में से लगभग 97-8 बॉल्स से क्रॉस कर गई, एक दो बॉल इधर उधर गई और एक दो बॉल वापस आ गई। तो हुआ ये क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो जा रहे थे, तो वो इसी तरीके से हो रहा था एक्सपेरिमेंट में, अल्फा पार्टिकल्स का जो सीधे जा रहे थे, इसका मतलब एम्प्टी स्पेस है, अगर यहाँ कहीं नहीं टकरा रही तो वो सीधी चली जाएगी, एम्प्टी स्पेस से निकल के आई है बस। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट स्मॉल एंड लार्ज डिफ्लेक्शंस आफ्टर पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल। A very few, 1 in 20,000, were deflected backward on their path, retrace their path at an angle of अप्रॉक्स 180 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल से वो रिट्रेस करने लगे पाथ को। अब समझने वाली बात यह है कि आप इस तरीके से डायग्राम से समझ सकते हैं। ये हमारा लेड का ब्लॉक है, यहाँ पे सोर्स रखा गया है, रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की बीमारी, ये लेड की प्लेट लगा दी विद होल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी थिन गोल्ड फॉइल है, ये वाली गोल्ड फॉइल है, यहाँ पार्टिकल्स टकराए, मोस्टली गए सीधे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक है, लगभग 99%। कुछ अल्फा पार्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर उधर गए हैं, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक हेयर, और जेडएनएस स्क्रीन पर टकराते हैं वो इल्यूमिनेशन देते हैं, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक हेयर, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स यहाँ भी टकरा रहे हैं, और बहुत 1 in 20,000 वापस भी जा रहे हैं। सो इससे जो ऑब्जर्वेशंस आई वो क्या है, रदरफोर्ड वाज एबल टू एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस एज फॉलोज, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं एटम से अनडिफ्लेक्टेड, तो इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर मस्ट बी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, एज सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कुछ डिफ्लेक्टेड भी हो रहे हैं, डिफ्लेक्टेड तो तभी होंगे देयर मस्ट बी समथिंग मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट इन द एटम, ठीक है, डिफ्लेक्टेड हो रहे थे। The number of alpha particles which got deflected is very small. Therefore, the whole positive charge in the atom is converted in a very small space. जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो एक छोटे से स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। Some of the alpha particles retraced or retracted their path. It means came almost straight back, approximately 180 डिग्री को पाथ को फॉलो किया है towards the source as a result of their direct collisions with the heavy mass. मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, वो एक हैवी मास और हाईली डेंस है। अल्फा पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ एक्चुअली 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स एंड दे आर हीलियम न्यूक्लियाई, जिनके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 4 यूनिट एटॉमिक मास होता है, ठीक है, 4 यूनिट उसका क्या होता है, मास होता है, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, ये होता है हीलियम का न्यूक्लियर। इंटरेस्टिंग बात है। नेक्स्ट जो बात आती है, आप इस तरीके से एक एटम में समझ सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स आप देख सकते हैं स्ट्रेट गए, बट कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड हो गए, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने अपना पाथ बैक रिट्रेस्ड किया और रिट्रैक्ट किया, ठीक है, और ये है आपका न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हीलियम के न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हीलियम के न्यूक्लियाई। इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को नाम दिया गया क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज हैवी और हाईली डेंस बॉडी है जो एटम के सेंटर में बैठी हुई है। तो द पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास विच ऑक्यूपाइज only a small space, very little space as compared to the total space occupied by the atom is called nucleus. As compared to the total space occupied by the atom is called nucleus. ठीक है, जैसे एक आप समझ सकते हैं एक एप्पल और एक चींटी, चींटी एक न्यूक्लियस और एप्पल एक एटम, इस तरीके से वो उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था। पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास व्हिच ऑक्यूपाइज ओनली अ स्मॉल स्पेस एज कंपेयर्ड टू द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड प्रपोज्ड ए न्यू पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। देखो जो थॉमसन ने कहा वाटरमेलन मॉडल से कंपेयर किया, प्लम पुडिंग मॉडल से कंपेयर किया, उनकी अलग ही पिक्चर थी। उन्होंने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फैले हुए हैं और पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल धसे हुए हैं, बट ऐसा तो नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो एक सेंटर में बैठा हुआ है, राइट, कोर में। जैसे रदरफोर्ड प्रपोज्ड ए न्यू पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो ज्यादा सक्सेसफुल था एज कंपेयर टू थॉमसन। मेन फीचर ऑफ दिस मॉडल आर एज फॉलोज, द एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज व्हिच इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम which carries almost the entire mass of the atom, entire mass of the atom, that is very interesting, ठीक है, जिसपे मोस्टली जो almost all of the mass of an atom is concentrated like किस पर, न्यूक्लियस पर। the electrons are distributed in the empty space। बाकी इसके अलावा जो empty space बच गया उसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है,
ऑफ द एटम्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स। उसने कहा कि ये हमारा न्यूक्लियस, इसके सराउंडिंग में इस टाइप के सर्कुलर पाथ्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। द नंबर और जिन्हें क्या कहा गया, ऑर्बिट्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स इन्हें क्या कहा गया, ऑर्बिट्स। बाद में इन्हें क्या बोला गया, ऑर्बिट्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, क्योंकि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये बात थॉमसन ने बड़ी अच्छी बोली कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एन एटम। जैसा कि मैंने बताया था, न्यूक्लियस की वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्मॉल है और एटम की वॉल्यूम ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स या एम्प्टी स्पेस में कहीं पर भी है, वो इक्वल है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये बात हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर। और मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। अगर ऐसा है तो हमने यहां से एक पिक्चर बनाई रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैं एक बात डिस्कस करता हूं। द स्टेबिलिटी ऑफ सच ए सिस्टम इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स सराउंड ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वाज एक्सप्लेन्ड बाय प्रपोजिंग दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड दिस अरेंजमेंट इज जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन के सराउंडिंग में घूमते रहते हैं ना प्लैनेट्स, तो क्या है, इसी तरीके से सन इज लाइक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में प्लैनेट्स घूम रहे जैसे इलेक्ट्रॉन्स। तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एटम तो दे दिया। उन्होंने कहा रदरफोर्ड मॉडल एटम कुछ इस तरीके से दिखा गया कि सेंटर में न्यूक्लियस बैठा हुआ है और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिन्हें ऑर्बिट्स बोलेंगे, और इन ऑर्बिट्स में ये एम्प्टी स्पेस में फैले हुए हैं और इस एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इन ऑर्बिट्स में। बट हुआ क्या, रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एटम अनस्टेबल है, बट एटम तो हाईली स्टेबल है। तो ये थी लिमिटेशन किसकी, रदरफोर्ड ने कहा सर्कुलर पाथ, बट एक्चुअली में अगर रदरफोर्ड की बात पे चले तो स्पाइरल पाथ होना चाहिए। पाथ कैसा हो जाना चाहिए, स्पाइरल, क्योंकि एनर्जी तो लूज करेगा ही। आप भी अगर एक ग्राउंड में कब तक घूमते रहेंगे, कब तक घूमते रहेंगे, आप भी थोड़ा सा सर्कल छोटा करते जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो दिस अरेंजमेंट इज जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम। रदरफोर्ड ने बात एक्सप्लेन की थी कि द हाई स्पीड ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स गिव देम ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो हाई स्पीड है उस वजह से वो न्यूक्लियस से दूर की तरफ जाएंगे। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन्स, मतलब तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या हो रहे हैं, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, न्यूक्लियस से अवे होंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पास आएंगे। ठीक है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। ये बात उसने बता दी कि इस वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेगा, बट वो ये नहीं बता पाया डिफेक्ट्स क्या थे। रदरफोर्ड डिड नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट। एक सर्कल में कितने ऑर्बिट है, एक सर्कल में, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं बता पाया। साथ में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इफ ए चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे इसके केस में इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड अराउंड अनदर चार्ज पार्टिकल, देन देयर वुड बी कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन ऑफ एनर्जी। वहां पर एनर्जी का लॉस होगा, वहां पर एनर्जी रेडिएट होगी, एंड दिस लॉस ऑफ एनर्जी वुड स्लो डाउन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और धीरे धीरे पाथ भी चेंज होता जाएगा एंड इवेंचुअली द इलेक्ट्रॉन वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। बट सच ए कोलैप्स डज नॉट अकर क्योंकि एटम इज हाईली स्टेबल, एटम इज नॉट अनस्टेबल। ठीक है, आप सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम मैटर हैं, और मैटर कैसे बना हुआ है, एटम से, तो एटम स्टेबल है। रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दिस थ्योरी। रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन क्यों फॉल नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्यों फॉल नहीं कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फॉल करना चाहिए। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, और कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन ऑफ एनर्जी की वजह से उसकी स्पीड कम होगी और पाथ सर्कुलर ना रह के क्या बनता रहेगा, स्पाइरल, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड इन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये थी रदरफोर्ड की लिमिटेशंस। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव डीपीपी। सो चलिए डिस्कस करते हैं अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कवर कर लिया है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके ऑब्जर्वेशंस और उसकी कंक्लूजन्स। ठीक है, सो नेक्स्ट है अब हमारा एक क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर प्रोटॉन्स, वेयर आर प्रोटॉन्स, सॉरी फॉर दैट, वेयर आर प्रोटॉन्स लोकेटेड इन एन एटम। तो प्रोटॉन्स कहां पर प्रेजेंट है एटम में। आपको एक बात बताया, देखो रदरफोर्ड ने एक बात बताई कि रदरफोर्ड ने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज हमारा न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग एम्प्टी स्पेस है जिसमें सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं और इन सर्कल्स में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यही तो कहा। अब है क्या, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड दिस न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें होते हैं प्रोटॉन्स। क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है,
और साथ में होते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म को हम बोल देते हैं क्या, न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है तो क्या बोल देते हैं इनको, न्यूक्लियॉन्स। ये ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कशन नहीं किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स को बताया था। उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे कहाँ पे, इन सर्कल्स में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे घूम रहे हैं, इन सर्कल्स में। तो प्रोटॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, तो प्रोटॉन प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस। अराउंड द न्यूक्लियस गलत बात, इनसाइड द न्यूक्लियस सही बात, बोथ एंड भी गलत बात, नन ऑफ दिस गलत बात। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं, ट्रू बतानी है हमें। एक बात बताएं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटॉन का जो मास होता है वो नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम, नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के नियरली इक्वल होता है, मतलब नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम, आप ऐसे बोल सकते हो। तो आप क्या बोलेंगे कि जो प्रोटॉन का मास है यानी न्यूट्रॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के क्या है, प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन के मास में क्या रिलेशन है। अगर मैं 1837 से इलेक्ट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रॉन के मास को, जो कि कितना है 1837 इंटू 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या आ जाता है, प्रोटॉन का मास। तो वो किसके इक्वल है, हाइड्रोजन एटम के, यही तो बात है। तो क्या कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो ठीक है। ए प्रोटॉन इज 1/1837 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, इतना हैवियर है, गलत बात। ए प्रोटॉन इज 1/1837 टाइम्स लाइटर देन इलेक्ट्रॉन, इतना लाइटर है, नहीं वो तो हैवियर है। ठीक है, प्रोटॉन हैज द सेम मास एज एन इलेक्ट्रॉन, गलत बात। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन ए। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है व्हेन अल्फा पार्टिकल्स क्या है आपके, हीलियम के न्यूक्लियाई He2 पॉजिटिव, जिसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। कह रहा है आर सेंट थ्रू ए थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल से पास कराया, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल बिकॉज क्योंकि एटम का जो अंदर का स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी। अगर एटम के अंदर का स्पेस एम्प्टी नहीं होता तो वो पास नहीं जा पाते। अल्फा पार्टिकल्स आर मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। भाई बातें तो अब सही है गलत है वो नहीं हम देख रहे हैं, वो हम ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, तभी तो वो जा पा रही है। अब अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इस बात का इससे क्या लेना देना है कि वो सीधी जा रही है। सीधी तो तभी जाएंगे जब बीच में कोई रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं है इसका मतलब बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब एम्प्टी स्पेस है, मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, नॉट ए बी एंड डी, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर। ये आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ। रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ व्हाट, वो साइज ऑफ किसको डिस्कस करता है, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी कर दी थी न्यूक्लियस की। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी करी थी, न्यूक्लियस की, और उन्होंने कहा था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कंपेयर टू एटम के साइज के बहुत छोटा है। तो न्यूक्लियस, नॉट एटम, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए न्यूक्लियस। कौन सा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए न्यूक्लियस। नेक्स्ट आता है आपका रदरफोर्ड परफॉर्म्ड हिज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग। रदरफोर्ड ने क्या यूज करके अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, डायमंड। सिल्वर नहीं, गोल्ड बिल्कुल, मर्क्यूरी डायमंड नहीं। गोल्ड इसलिए यूज किया था क्योंकि गोल्ड मोस्ट मेलेबल मेटल था, ठीक है, और इसको थिनेस्ट फॉइल में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट और प्रेसाइज रिजल्ट आने के लिए थिन से थिन गोल्ड फॉइल की जरूरत है, जिसमें कम से कम एटम प्रेजेंट हो, थिन से थिन फॉइल की जरूरत थी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोटॉन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज, देखो इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, या सिंपल ई लिख सकते हैं। प्रोटॉन को हम लिख सकते हैं पी, और न्यूट्रॉन को हम लिख सकते हैं एन। ये इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो प्रोटॉन को जनरली रिप्रेजेंट किया जाएगा कैसे, पी से, बिल्कुल ठीक बात है। और 1p1, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हाइड्रोजन को भी हम क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन। हाइड्रोजन को भी क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास क्या है, नो न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन। तो ए एंड बी दोनों रिप्रेजेंटेशन है। ये तो अल्फा पार्टिकल्स का है, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं अल्फा पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी मैच करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, बिल्कुल ठीक बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं दोनों इनसाइड द न्यूक्लियस, और इनसाइड द न्यूक्लियस चीजें जो प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ड्यूट्रॉन्स गलत बात, पॉजिट्रॉन गलत बात, मेसॉन्स गलत बात, न्यूक्लियॉन्स। तो आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट कंटेन्स, बताइए कितना? एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो कोई भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं मान लीजिए एक्स से, तो ए एक्स जेड उसका सिंबल होता है, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर, और ए इज द मास नंबर। जेड एटॉमिक नंबर, ए मास नंबर, क्लियर? जेड एटॉमिक नंबर हो गया, ए मास नंबर हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर मैं बताऊं, न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, वो इक्वल होते हैं किसके? जेड के एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन एटम की अगर बात करूं तो वो भी किसके इक्वल हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के या फिर जेड के। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के या फिर जेड के। ठीक है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना हो तो वो रहेंगे ए माइनस जेड, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, और जो मास नंबर एक्चुअली में होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, तो मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ बट। बताइए मास नंबर क्या होता है? मास नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और वो क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। अब 23 इसका क्या हो गया? ए इज इक्वल टू 23 मास नंबर। जेड कितना हो गया? 11। वो कह रहा है, अगर मुझे क्या बताने, इट कंटेन्स 22 प्रोटॉन्स, गलत बात, 22 न्यूट्रॉन्स। चेक करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल के। ए कितना? 23 माइनस 11 कितना आया? 12। तो न्यूट्रॉन तो इसके पास 12 है, गलत बात। इसके पास 12 न्यूट्रॉन है, बिल्कुल सही बात, नन ऑफ दिस गलत बात। तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग न्यूट्रॉन गोज टू, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? मैं बार बार बता रहा हूं, आपको याद रखना है, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, बताइए किसने? जेम्स चैडविक। ठीक है, और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, रुदरफोर्ड। सो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन है? कह रहा रदरफोर्ड, नहीं, रदरफोर्ड ने तो करा था न्यूक्लियस, थॉमसन ने करा था इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन ने करा था प्रोटॉन, चैडविक ने करा था न्यूट्रॉन। बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन डी मैच करेगा। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन सी नहीं, इसका कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन डी। जेम्स चैडविक ने करा था कौन? न्यूट्रॉन डिस्कवर। गोल्ड स्ट्रीट ने करा था प्रोटॉन डिस्कवर। गोल्ड स्ट्रीट ने क्या किया था? प्रोटॉन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्जेक्टिव डीपीपी। इन सब्जेक्टिव डीपीपी वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम एक, मैं आपको आज की क्लास का कंक्लूजन दे देता हूँ। देखो आज की क्लास में हमने कवर किया, देखो जे थॉमसन जो मॉडल होता है उसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोल देते हैं। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, उसको हम क्या कह देते हैं? वाटरमेलन मॉडल। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या है? एटम इज पॉजिटिवली चार्ज पेयर। ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड थ्रू आउट द स्पेयर, लाइक दिस। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड थ्रू आउट द स्फीयर। इसको बोला गया वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी, ठीक है, उसके कंपेरिजन करके। नेक्स्ट आया था हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने अल्फा रे के सोर्स को रखा है, मतलब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा किसमें, लेड ब्लॉक में, वहां से अल्फा रेज निकल रही थी, एक स्लिट लगा दी बीच में, पिन होल लगा दी जिससे बीम बन के चली गई, और अल्फा यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल लगा दी और उसके चारों तरफ सर्कुलर डेनिस की कोटिंग के साथ एक सर्कुलर स्क्रीन लगा दी, जिससे क्या होगा, इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस हो जाएगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस स्क्रीन पर टकराएगा। तो क्या हुआ, यहाँ से थिन गोल्ड फॉइल से पार्टिकल अल्फा रेज जा रही थी, तो मोस्टली जा रही थी सीधी। वहां से पता लगा कि अगर सीधी जा रही तो एटम, ये जो थिन गोल्ड फॉइल है ये एलिमेंट, गोल्ड गोल्ड एलिमेंट मतलब एटम्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो थिनेस्ट उन्हें गोल्ड फॉइल में थी वो थी लगभग 1000 एटम्स की वाली, ठीक है। तो वो क्या रहा था, सारे अल्फा पार्टिकल्स मोस्टली सीधे जा रहे थे 99%, जिससे ये पता लगा कि एटम के अंदर मोस्टली स्पेस क्या एम्प्टी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि दूसरी ऑब्जर्वेशन ये हुई कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे स्मॉल डिफ्लेक्शन में जा रहे थे, स्मॉल डिफ्लेक्शन में, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बैठी हुई है सेंटर में, अगर पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, ठीक है, जो कि हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, क्योंकि क्या है, हीलियम के न्यूक्लियाई He2 पॉजिटिव, ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियाई ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। हुआ क्या, अगर वो डिफ्लेक्शन शो करने थे, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे सेंटर में कोई कंक्लूजन क्या है कि सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बैठी हुई है। कुछ 1 आउट ऑफ 20,000 कुछ ऐसी थी अल्फा पार्टिकल्स जो एकदम से स्ट्रेट गई और फिर अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, बाउंस बैक हो गई 180 डिग्री के एंगल से। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बैठी हुई है वो काफी हैवी है और हाईली डेंस है, जिसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। क्या बोला उसे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, जिसके अंदर प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं। बाद में पता लगा कि न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन्स भी हैं, जब, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बाद, देखो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस को बोल देते हैं हम, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने इन ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन्स के बेस पे अपना मॉडल पुट फॉरवर्डेड किया। क्या कहा कि जो मॉडल है कुछ इस तरीके से कि एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर सेंटर में बैठा हुआ है, उसके सराउंडिंग में कंसंट्रिक सर्कल्स हैं जिन्हें ऑर्बिट्स कहेंगे, और जिसमें जो खाली स्पेस में फैले हुए हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। बट उसी टाइम पे एक थ्योरी आ गई। देखो जे थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन क्या थी कि जे थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मतलब वो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसी टाइम में एक थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में घूम रहा है, आइसोलेटेड हो रहा है और रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल आइसोलेटेड होता है और रिवॉल्व करता है तो डेफिनेटली वो एनर्जी लूज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट करते करते क्या हो जाएगा, उसका पाथ छोटा हो जाएगा। पाथ कैसा हो जाएगा? छोटा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा, एनर्जी लॉस करते 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 उसका पाथ सर्कुलर ना रह के क्या बन जाएगा, स्पाइरल। अल्टीमेटली ये होगा कि इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका मतलब एटम तो हाईली अनस्टेबल है, बट एक्चुअली में एटम हाईली स्टेबल है, क्योंकि सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, पेन नोटबुक, ये सारी चीजें मैटर से बनी हुई है, और मैटर इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स क्या है, हाईली स्टेबल है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेगा यहाँ पे, ठीक है। जबकि उसने ये भी कहा था कि जो वो कोई भी चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, तो देखो न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे क्या, नेगेटिवली चार्ज, तो अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से वो पास आना चाहिए, फिर क्यों नहीं गिर रहा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको दूर भेज रहा था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको दूर दूर भेज रहा है, और क्योंकि घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा तो दूर भेजेगा अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और अट्रैक्शन क्या आएगी, पास आओ, तो ये बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल जिसको हमने डिस्कस किया था। हमने इसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जहां हम स्टार्ट करेंगे व्हाई वर प्रोटॉन्स डिस्कवर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको एकदम से क्लियर होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग क्लास थी, ठीक है। स्ट्रक्चर और एटम में एक बार आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, और न्यूट्रॉन का मास क्या है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया, मास नंबर मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन जनरल वाली, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम किसी भी अगर कोई सिंबल दे देते हैं तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।